बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम इमरान अहमद है और मैं आपका कंप्यूटर साइंस का टीचर हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम अपनी बुक का यूनिट नंबर जो 2 है उसकी एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन मौजूद है हम उसका सोल्यूशन जो है वो निकाल के देखेंगे, जिसमें हमारे पास एमसीक्यूज और ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस अवेलेबल है। तो आइए स्टूडेंट्स फिर आज का लेक्चर फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। तो आज अब स्टार्ट करेंगे अपने यूनिट नंबर 2 की एक्सरसाइज को, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जिसको इन शॉर्ट हम एमसीक्यूज का भी नाम देते हैं। और स्टूडेंट्स, इसके अंदर होता क्या है कि आपको एक स्टेटमेंट गिवन होती है, उस स्टेटमेंट के अगेंस्ट आपके पास कुछ ऑप्शन होती है। जिस तरह इस केस के अंदर ए बी सी डी मीन 4 ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। आपने जो बेस्ट ऑप्शन है वो आपने आंसर में लिखनी होती है और फिर देखा जाता है कि आपका आंसर सही होगा या गलत होगा। तो स्टूडेंट्स, पहला हमारा जो क्वेश्चन है दैट इज printf is used to print dash type of data। अब पहले तो आपने स्टेटमेंट को अच्छी तरह रीड आउट करना है और इसको समझना है कि ये स्टेटमेंट आपकी बुक में किस चैप्टर में और किस टॉपिक से ली गई है, क्योंकि जब आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं तो फिर आपको ये आइडिया नहीं होता कि आपके किस यूनिट से जो है वो ये स्पेसिफिक स्टेटमेंट ली गई है। अब यहाँ पे तो आपको पता है कि ये आपके यूनिट नंबर 2 से ली गई है, लेकिन एग्जाम्स के अंदर ये आइडिया नहीं होता। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी बुक के कौन से यूनिट में से ये स्टेटमेंट ली गई है और फिर उस स्पेसिफिक टॉपिक कौन सा है जहां से ये स्टेटमेंट ली गई है। फिर उसके कॉन्सेप्ट को माइंड में लेके और फिर इस स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करें, तो ताकि आप जो भी आंसर लिखें वो आपका आंसर बेस्ट हो और सही हो। सो printf इज यूज्ड टू प्रिंट डैश टाइप ऑफ डेटा। ऑप्शंस हैं ए इज इंटीजर, बी फ्लोट, सी कैरेक्टर, डी ऑल ऑफ देम। अब printf का आपको पता होना चाहिए कि printf का फंक्शन क्या करता है। बेसिकली printf का फंक्शन ये करता है कि आपकी आउटपुट स्क्रीन के ऊपर आपको आउटपुट शो करवाता है। अब वो आउटपुट आपकी इंटीजर टाइप की भी हो सकती है, फ्लोट टाइप की भी हो सकती है और कैरेक्टर टाइप की भी हो सकती है। तो इसका ये मतलब है कि आपका आंसर इस केस में डी है। अब स्टूडेंट्स, यहां पे एक चीज याद रखिएगा, आपने जब भी आंसर फाइंड आउट करना है और बेस्ट आंसर फाइंड आउट करना है, आपने चारों ऑप्शंस को रीड आउट जरूर करना है, क्योंकि इस केस के अंदर ए भी आपकी ऑप्शन ठीक है, लेकिन अगर आपको ए को ही सिर्फ सिलेक्ट कर लेते हैं और बी सी और डी को आप रीड आउट नहीं करते तो आपका गलत हो जाएगा आंसर, क्योंकि बेसिकली जो आंसर है वो डी है, ऑल ऑफ देम। क्योंकि ऑप्शन ए भी ठीक है, बी भी ठीक है और सी भी ठीक है और डी में लिखा है ऑल ऑफ देम। आप अगर कंप्लीट चारों ऑप्शंस को रीड आउट नहीं करेंगे तो आपका आंसर गलत हो सकता है। इसलिए आपने लाजमी तौर पे, इवन अगर आपको ये लगता है कि पहली ऑप्शन ठीक है, आपने बाकी 3 ऑप्शंस को भी रीड आउट जरूर करना, ताकि एरर का चांस कम से कम हो और आपको पूरे नंबर मिल सके। सो इस केस के अंदर हमारे पास आंसर इज डी, ऑल ऑफ देम। नंबर 2 की बात करते हैं। scanf इज अ डैश इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब scanf क्या चीज है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर? हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर बात कर चुके हैं कि scanf एक फंक्शन है। अब देखते हैं कि ऑप्शंस के अंदर हमारे पास कौन कौन सी ऑप्शन अवेलेबल है। ए इज कीवर्ड, बी लाइब्रेरी, सी फंक्शन, डी नन ऑफ देम। scanf जैसा printf है उस तरह scanf भी आपका एक फंक्शन है, तो इस केस में आपका जो आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, फंक्शन। नंबर 3 की बात करते हैं। गेट कैरेक्टर इज यूज्ड टू टेक डैश एज इनपुट फ्रॉम यूजर। अब गेट कैरेक्टर का जो फंक्शन है वो कौन सी इनपुट यूजर से गेट करता है, मीन लेता है। ऑप्शंस है इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, ऑल ऑफ देम। स्टूडेंट्स, आपको ऑलरेडी पता है, प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम ये बात कर चुके हैं, बहुत डिटेल से बात की हमने कि गेट कैरेक्टर का जो फंक्शन है वो सिर्फ आपकी कैरेक्टर टाइप की जो इनपुट है वो यूजर से लेता है। तो इस केस में आपका जो आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, कैरेक्टर। नंबर 4 की बात करते हैं। विच ऑपरेटर हैज हाईएस्ट प्रेसिडेंस। प्रेसिडेंस का आपको ऑलरेडी पता है कि ऑर्डर क्या होगा, कि अगर आपको मैथमेटिक्स के अंदर या सी लैंग्वेज के अंदर कुछ ऑपरेटर्स अवेलेबल है तो आपने पहले कौन सा ऑपरेटर एग्जीक्यूट करना है। तो यहां पे डिफरेंट ऑपरेटर्स आपके पास मौजूद हैं, मीन डी डिवीजन का ऑपरेटर ए, बी इक्वल का, सी ग्रेटर देन का और डी आपका नॉट का ऑपरेटर है। अब स्टूडेंट्स, आपको ऑलरेडी पता है, हम लेक्चर्स के अंदर बात कर चुके हैं। अगर नहीं आपको पता तो आप उस लेक्चर स्पेसिफिक जो है उसको सुनिएगा, दोबारा से समझिएगा और फिर आपको आइडिया होगा कि इनमें से आपके जो हाईएस्ट प्रेसिडेंस है वो ऑप्शन डी मीन नॉट का जो आपका ऑपरेटर है इसकी है। सो मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूं, ऑप्शन डी को। नंबर 5 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड लाइन ऑफ कोड। अब ये कुछ लाइंस लिखी हुई है जो आप सी लैंग्वेज के अंदर लिखते हो। कहा यह गया कि इनमें से कौन सी वैलिड लाइन है कि वो आप कंपाइलर आपको एरर नहीं देगा अगर आप ये कोड लिखते हो। सो ए ऑप्शन इज इंटीजर इक्वल 20। अब स्टूडेंट्स, 1 बाय 1 पहले देख लेते हैं कि क्या इनके अंदर प्रॉब्लम्स हैं। इंटीजर इक्वल 20।
अब डेटा टाइप तो मौजूद है लेकिन वेरिएबल का नेम यहां मौजूद नहीं है। इसका मतलब कि ये वैलिड आपकी जो है वो लाइन ऑफ कोड नहीं है। आप सी के अंदर ऐसे मेंशन नहीं कर सकते। आपके वेरिएबल का नाम कोई ना कोई लाजमी होना चाहिए। यहां पे अगर इंटीजर ए लिखा होता फिर आपकी ये वैलिड होती। बी की बात करें, ग्रेड इज इक्वल टू ए और सिंगल कोट्स के अंदर। और स्टूडेंट्स आपको आइडिया है कि आप ये काम कर सकते हैं और हमने करके भी देखा था अपने प्रोग्राम्स के अंदर जो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने लिखे थे। सी की बात करें, लाइन इज इक्वल टू दिस इज अ लाइन। अगेन आप इस तरह टेक्स्ट नहीं लिख सकते। डी नन ऑफ देम। स्टूडेंट्स बी जो है ग्रेड इज इक्वल टू ए सिंगल कोट्स के अंदर और सेमीकोलन भी एंड पे लगा हुआ है। ये आपका वैलिड लाइन ऑफ कोड है। आप सी लैंग्वेज के अंदर ये लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है कि यहां पे आपका जो आंसर है दैट इज ऑप्शन बी। अब स्टूडेंट देखते हैं हमारे पास नंबर 6 के ऊपर कौन सी स्टेटमेंट अवेलेबल है और उसकी ऑप्शंस में से बेस्ट आंसर कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा। सो लेट्स सी। नंबर 6 की बात करते हैं। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए आफ्टर एग्जीक्यूशन। ये एक स्मॉल सा कोड लिखा हुआ है। अगर आप सी लैंग्वेज के अंदर ये कोड लिखते हैं तो ए की वैल्यू कहा जा रहा है कि क्या आएगी। स्टूडेंट्स इन चीजों को आप इंप्लीमेंट करके भी जरूर देखा करें ताकि आपको आइडिया हो कि जो आंसर हम निकाल रहे हैं वो आंसर आ भी रहा है या नहीं आ रहा, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी तरह हो जाएगी और फिर आपको सही तरह से समझ भी आ जाएगी। तो कोड क्या है, इंटीजर ए इज इक्वल टू 4। मीन एक वेरिएबल ए डिक्लेयर किया, उसकी डेटा टाइप है इंटीजर और उसको वैल्यू जो पास की गई वो 4 है। उसके बाद एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया है बी, उसकी डेटा टाइप है फ्लोट और उसको जो वैल्यू पास की वो 2.2 है। देन ये कहा गया कि a मल्टीप्लाइड बाय b से जो भी आंसर है वो स्टोर हो जाए a के अंदर। और स्टूडेंट्स a और b को मल्टीप्लाई आप करें तो 4 को मल्टीप्लाई करें 2.2 से तो आपकी 8.8 आंसर आता है। अब ऑप्शंस पे आपके पास a ऑप्शन है 8.8, b 8 है, c 8.0 है और d 8.2 है। अब दिस इज अ ट्रिकी वन, इसको जरा याद रखिएगा। हमने लेक्चर्स में डिस्कशन की थी लेकिन दोबारा एक दफा आपको बता देता हूं कि कैसे आपका आंसर आएगा। नॉर्मली अगर आप देखें तो आपका आंसर 8.8 आना चाहिए, लेकिन अब यहां पे देखिएगा इस लाइन में कि ये मल्टीप्लिकेशन जो है ये किसके अंदर स्टोर हुई है, ए के अंदर। और ए आपका जो है वो इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, वो फ्लोट टाइप का वेरिएबल नहीं है। तो इसका मतलब है कि ए के अंदर जो वैल्यू स्टोर होगी वो आपकी डेसिमल पॉइंट्स के अंदर नहीं होगी, वो डेसिमल पॉइंट्स के बगैर होगी। तो डेसिमल पॉइंट के बगैर आपकी वैल्यू 8 जो है वो स्टोर होगी, यहाँ पे 8.8 स्टोर नहीं होगी। अगर आप ए को भी फ्लोट रखते हैं फिर पॉसिबिलिटी है कि आपकी 8.8 वैल्यू स्टोर हो जाए। तो ये चीज याद रखिएगा। तो इस केस में जो आपका जो आंसर है दैट इज ऑप्शन बी 8। नंबर 7 इज विच इज नॉट अ टाइप ऑफ एन ऑपरेटर। अब ये नॉट यहां मेंशन है कि इसमें से कौन सी टाइप जो ऑपरेटर की नहीं है। तो ये चीज भी याद रखिए क्योंकि जल्दी में कई दफा स्टूडेंट्स ये गलती कर जाते हैं, नॉट को स्किप कर जाते हैं, वो लिखते हैं विच इज अ टाइप ऑफ एन ऑपरेटर। तो कहते हैं जो भी अरिथमेटिक है इसको सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी सही होगा उसको सिलेक्ट कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे नॉट मेंशन किया गया है। सो ए इज अरिथमेटिक, बी रिलेशनल, सी चेक ऑपरेटर, डी लॉजिकल ऑपरेटर। और स्टूडेंट्स आपको आइडिया है हमने लेक्चर्स के अंदर जो ऑपरेटर्स पढ़े उसमें अरिथमेटिक भी है, रिलेशन भी है, लॉजिकल भी है, लेकिन कहीं भी हमने चेक ऑपरेटर के नाम से कोई ऑपरेटर नहीं रीड आउट किया या नहीं समझा। इसका मतलब है कि यहाँ जो स्टेटमेंट है विच इज नॉट अ टाइप ऑफ एन ऑपरेटर दैट इज ऑप्शन सी चेक ऑपरेटर। नंबर 8 की बात करते हैं। द ऑपरेटर मॉड इज यूज टू कैलकुलेट डैश। ये जो साइन है ये क्या चीज कैलकुलेट करता है। ए इज परसेंटेज, बी रिमाइंडर, सी फैक्टोरियल, डी स्क्वायर। स्टूडेंट्स याद रखिएगा सी लैंग्वेज के अंदर ये साइन जो है ये रिमाइंडर को कैलकुलेट करता है, ये डिवीजन नहीं करता या कोई और काम नहीं करता, ये रिमाइंडर जो होता है उसको कैलकुलेट करके वो वैल्यू आपके रिजल्ट में शो करवाता है। तो इस केस में आपका जो आंसर दैट इज ऑप्शन बी रिमाइंडर। नंबर 9 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड कैरेक्टर। अब इनमें से कौन सा वैलिड कैरेक्टर है जो आप सी लैंग्वेज के अंदर जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ए इज हेयर, HERE लिखा है और सिंगल कोट्स के अंदर, बी ए लिखा है आपने डबल कोट्स के अंदर, सी आपने 9 लिखा है सिंगल कोट्स के अंदर एंड नन ऑफ देम। सो आपको पता है कि कांस्टेंट वैल्यू को अगर आपने सी लैंग्वेज के अंदर रिप्रेजेंट करना हो तो आप उसको लिख सकते हैं और सिंगल कोट्स के साथ अगर मेंशन करेंगे तो ये आपका वैलिड कैरेक्टर होगा। इसका मतलब कि इस केस में आपका जो आंसर है दैट इज ऑप्शन सी। तो मैं इसको सर्कल कर देता हूं। नंबर 10, व्हाट इज ट्रू अबाउट सी लैंग्वेज। कुछ स्टेटमेंट यहां पे गिवन है, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट कही जा रही है कि ट्रू है अबाउट सी लैंग्वेज। पहली है सी इज नॉट अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, बट वी नो सी इज केस सेंसिटिव लैंग्वेज। कि प्रिंट एफ की अगर हम बात करें तो पी अगर आप कैपिटल लिखते हैं या प्रिंट पूरा आप कैपिटल लिखते हैं तो ये गलत होगा। इसका मतलब कि सी इज अ केस सेंसिटिव, इसका मतलब ये आंसर आपका नहीं हो सकता। बी की बात करते हैं,
कीवर्ड्स कैन बी यूज्ड एज वेरिएबल नेम्स, ये भी हमें पता है कि आप कीवर्ड्स को या रिजर्व वर्ड्स को एज ए वेरिएबल नेम्स यूज नहीं कर सकते, ये भी आंसर नहीं है। ऑल लॉजिकल ऑपरेटर्स आर बाइनरी ऑपरेटर्स, बाइनरी ऑपरेटर्स का मतलब है कि दो ऑपरेंड जिसमें यूज होते हैं, लेकिन लॉजिकल नॉट जो आपके पास है उसमें सिर्फ एक ऑपरेंड यूज होता है, इसका मतलब कि सी भी आपका आंसर नहीं हो सकता। तो इस केस में कि व्हाट इज ट्रू अबाउट सी लैंग्वेज, नन ऑफ देम, मीन इन तीनों में से कोई भी चीज सी लैंग्वेज के पॉइंट से ट्रू नहीं है, तो यहां पे आपका आंसर दैट वुड बी ऑप्शन डी। दोस्तों ये थे हमारे पास एमसीक्यूज, क्वेश्चन नंबर 1 था हमारे यूनिट नंबर 2 की एक्सरसाइजेस का, जिसके अंदर हमने ये देखा कि अगर स्टेटमेंट हमारे पास अवेलेबल है और उसके अगेंस्ट हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, तो बेस्ट ऑप्शन हमने कैसे सिलेक्ट करनी है। उसके लिए कुछ रूल्स हैं, कुछ टिप्स हैं, वो याद रखिएगा कि स्टेटमेंट को आपने अच्छी तरह रीड आउट करना है, फिर आइडेंटिफाई करें कि स्टेटमेंट आपके जो यूनिट है उसके किस टॉपिक से ली गई है, और उस टॉपिक के जो कॉन्सेप्ट है उनको माइंड में लेके आए और फिर समझेंगे क्या आपके पास ऑप्शंस है। देन आपने ऑप्शंस जितने भी मौजूद है, अगर इस केस में 4 है तो आपने 4 की 4 ऑप्शंस को एक दफा रीड आउट जरूर करना है। इवन देन अगर आपको लगता है कि पहली स्टेटमेंट ही या पहली आपकी जो ऑप्शन है वो ट्रू है, लेकिन आपने तमाम ऑप्शंस को रीड आउट जरूर करना है। तो इसके बाद आपने ये देखना है कि आपके पास जो ऑप्शंस मौजूद है उसमें से बेस्ट ऑप्शन कौन सी है, और फिर आपने आंसर जो है वो मेंशन कर देना, तो होपफुली आपका आंसर फिर गलत नहीं होगा। अब फ्रेंड्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो कि ट्रू फॉल्स है वो कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो लेट्स सी, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं जिसमें ट्रू और फॉल्स है। स्टेटमेंट गिवन है, आपने ये मेंशन करना है कि स्टेटमेंट आपकी ट्रू है या फॉल्स स्टेटमेंट है। तो लेट्स सी, पहली स्टेटमेंट क्या कह रही है, मैक्सिमम वैल्यू दैट कैन बी स्टोर्ड बाय एन इंटीजर इज 32,000। दिस स्ट्रेट फॉरवर्ड। फॉल्स आपको ऑलरेडी पता है कि ऐसा नहीं होता, तो मैं इसको एफ यहां पे मेंशन कर देता हूं। नंबर 2 इज फॉर्मेट स्पेसिफायर्स बिगिन विद अ परसेंटेज साइन। स्टूडेंट्स हम प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर प्रोग्राम्स लिख चुके हैं, हमें पता है कि जब भी आपने फॉर्मेट स्पेसिफायर को यूज करना होता है तो वो बिगिन होता है किससे, आपके परसेंटेज साइन से। तो इसका मतलब कि ये आपकी स्टेटमेंट है, दैट इज ट्रू स्टेटमेंट। नंबर 3 इज प्रेसिडेंस ऑफ डिवीजन ऑपरेटर इज ग्रेटर देन मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर। दिस इज अ वेरी ट्रिकी वन। हमने प्रेसिडेंस ऑर्डर्स जो देखा था, जो मैंने आपको दिखाया था प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर, आपकी बुक के अंदर भी ये टेबल मौजूद है। उस टेबल में गौर से देखिएगा कि आपके डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन है वो ऑपरेटर एक ही जगह मौजूद है, मीन उनकी प्रेसिडेंस सेम है। इसका मतलब कि ग्रेटर नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये जो स्टेटमेंट है आपकी, दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। इसको आपने फॉल्स लिखना है, इसको आपने ट्रू नहीं लिखना। सो दिस इज फॉल्स। गेट कैरेक्टर इज यूज्ड टू टेक ऑल टाइप्स ऑफ डेटा इनपुट फ्रॉम यूजर। स्टूडेंट्स हमें पता है, हमने प्रीवियस जो लेक्चर्स थे उसमें प्रोग्राम्स लिखे थे, गेट कैरेक्टर को भी हमने यूज किया था, और हमें पता है कि गेट कैरेक्टर जो है वो ऑल डेटा इनपुट्स को नहीं लेता, वो सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर टाइप की जो डेटा टाइप है उसी को सिर्फ एज ए इनपुट जो है वो कंसिडर करता है। तो इसका मतलब ये भी आपकी फॉल्स स्टेटमेंट है। नंबर 5 की बात करते हैं। स्कैनएफ इज यूज्ड फॉर आउटपुट ऑपरेशन। हमें मालूम है कि आउटपुट के लिए हम प्रिंट एफ को यूज करते हैं, स्कैनएफ आपका यूज होता है इनपुट के लिए। सो दिस इज फॉल्स। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे पास ट्रू फॉल्स। हमारी एक्सरसाइज यूनिट 2 की है, उसमें क्वेश्चन नंबर 2 था कि स्टेटमेंट गिवन है, आपने बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है। तो आज हमने एक्सरसाइज को स्टार्ट किया यूनिट 2 की, जिसमें सबसे पहले हमने एमसीक्यूज की बात की। उसमें हम देखा कि एक स्टेटमेंट अवेलेबल है, तो बेस्ट ऑप्शन कैसे आपने फाइंड आउट करनी है। लास्ट में हमने देखा कि ट्रू फॉल्स के अंदर कैसे हमने आइडेंटिफाई करना है कि ट्रू कौन सा है और फॉल्स कौन सा है। स्टूडेंट्स होपफुली आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली दफा नए लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।